हेलो एवरीवन, दिस इज नूर फ्रॉम दी वन मैन शो और आज हम करने वाले हैं स्टैंडर्ड 10th साइंस 1 का फर्स्ट चैप्टर ग्रेविटेशन। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं ग्रेविटेशन। तो सबसे पहले तो जान लेते हैं ग्रेविटेशन एक्चुअल होता क्या है। मैं मानता हूं कि जब भी हम साइंस पढ़ते हैं, साइंस हम पढ़ सकते हैं बहुत अच्छी नोट्स के बिना पर। अगर आपके पास नोट्स अच्छे हैं तो आप साइंस आसानी से पढ़ लेंगे। एक चीज़ को दूसरी चीज़ से कनेक्ट करने के लिए जो आपके लिए एकमात्र तरीका होता है वो होता है आपके पास अच्छे नोट्स। अगर आपके पास अच्छे नोट्स नहीं है तो आप साइंस कितना भी आप अपने डाइजेस्ट से पढ़ लो, रिफ़र कर सकते हैं आप, रेफरेंस आप डाइजेस्ट से ले सकते हैं, यूनिक से ले सकते हैं, आप चाहे तो मास्टर की से ले सकते हैं, लेकिन एक शेड्यूल्ड नोट होना चाहिए आपके पास कि किस चीज़ से कौन सी चीज़ कनेक्ट है। तो मैंने सोचा कि मैं हर एक चैप्टर को बहुत ज़्यादा ब्रीफली आपको नहीं पढ़ा सकता, तो क्या हुआ मैं आपको उसके नोट्स तो दे सकता हूँ। उस नोट्स के हिसाब से अगर आप पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा और जितना हो सके एज पार्ट ऑफ माई साइड में उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगा और ये कोशिश करूँगा कि आपका साइंस भी क्लियर हो जाए। बहरहाल मैं 10th के बच्चों के लिए शुरू कर रहा हूँ, आहिस्ते आहिस्ते देखूँगा अगर वक्त मिले तो 9th के बच्चों के लिए भी किया जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर शुरू कर रहे हैं ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन का नाम सुनते ही आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? ग्रेविटेशन का नाम सुनते ही आपके दिमाग में सबसे पहले आते होंगे सर इसाक न्यूटन, क्योंकि वहीं से ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ की खोज हुई थी। एक स्टोरी बनाई हुई है कि उनके ऊपर एक एप्पल गिरा था और वो एप्पल जब उनके ऊपर गिरा तो उन्होंने सोचा कि ये एप्पल मेरे ऊपर क्यों गिरा, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ क्यों आया, ये ऊपर से ऊपर ही की तरफ क्यों नहीं गया। तब उन्होंने खोज की कि ज़मीन के अंदर एक फोर्स है जो हमें आंखों से दिखाई नहीं देती और वो फोर्स जो है वो हर चीज़ को अपनी ओर खींचती है और उसी फोर्स को कहा जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन ग्रेविटेशन का क्या मतलब है? एक्चुअली सिंपल इंग्लिश में अगर ग्रेविटेशन का मतलब आप जानना जाएंगे तो ग्रेविटेशन का सिंपल मीनिंग है मूवमेंट या मूवमेंट टुवर्ड द अर्थ इज कॉल्ड ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन का मतलब क्या है? देखिए, मूवमेंट और अ टेंडेंसी टू मूव टुवर्ड अ सेंटर ऑफ द ग्रेविटी, मतलब कि जहां से ग्रेविटी आ रही है, ये अनजानी फोर्स आ रही है, उस तरफ जो चीज मूव करती है उसे क्या कहते हैं, उस एबिलिटी को क्या कहते हैं? उस एबिलिटी को कहा जाता है ग्रेविटेशन। एक बार वापस से देखिए, ग्रेविटेशन का सिंपल मीनिंग क्या है? ग्रेविटेशन का सिंपल मीनिंग है ग्रेविटेशन is a movement or a tendency to move toward a center of the gravity is called gravitation। इस चैप्टर का मतलब, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में यहाँ पर बात नहीं हो रही है, सिर्फ ग्रेविटेशन के बारे में बात हो रही है। अब देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या है। मैंने एक ईजी सा डेफिनेशन बनाया है, शायद आपको भी ईजी लगे। इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन इन टू बॉडीज इन द यूनिवर्स इज ग्रेविटेशन। यूनिवर्स के अंदर दो बॉडीज के बीच में जो भी अट्रैक्शन होता है बिटवीन टू बॉडीज इन द होल यूनिवर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशन। अब मान लीजिए एक मैं मैग्नेट बार ले लेता हूं, इसके अंदर एक नॉर्थ पोल होगा और एक साउथ पोल होगा और इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, यहां से इस तरह से और यहां से इस तरह से। तो अगर मैं दूर से देखूं, अगर मेरे में अगर ताकत होती कि मैं इसका मैग्नेटिक फील्ड देख पाऊं तो ये किस तरह से दिखता? ये मुझे गोल दिखता, राउंड दिखता, क्योंकि नॉर्थ टू साउथ यहाँ से भी आता और नॉर्थ टू साउथ यहाँ से भी आता, तो ये मुझे गोल दिखता, लेकिन ये दिखता नहीं। अगर मैं काम करूं कि मैं इक्वल डायमेंशन के बहुत सारे छोटे छोटे जिनका वेट बहुत ज़्यादा कम हो, ऐसे आयरन बॉल बना लूँ बहुत सारे सेम डायमेंशन के, उसे मैं पेपर के ऊपर रखूँ और अगर नीचे मैं एक मैग्नेट सेट करूं तो क्या होगा? मैं देखूंगा कि वो जो बॉल है ना वो इक्वली एक लाइन में एक सर्कल बना देंगे। मतलब तब मैं देख पाऊंगा उस ग्रेविटेशनल फोर्स के रेंज को, उसके रेडियस को, कि वो कितना दूर तक है और किस तरह का दायरा बनाता है। तो वैसे नहीं, लेकिन एक्सपेरिमेंटल हम उसको देख सकते हैं कैसे। उसी तरह हर एक बॉडी का ग्रेविटेशन फोर्स है इस यूनिवर्स में, किसी का ज़्यादा है किसी का कम है। तो उस फोर्स, वो जो दो बॉडीज़ के बीच का फोर्स है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है ग्रेविटेशन। और यहाँ पर हमारी डेफिनेशन में हमने वही कहा है कि इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन इन टू बॉडीज इन द यूनिवर्स इज ग्रेविटेशन। उसके बाद में एक इंपॉर्टेंट नोट यहाँ पर लिखा हुआ है कि ग्रेविटेशन के अगर कुछ लोग ऐसे जिनको याद ना आ रहा हो तो हम क्या कहेंगे कि ग्रेविटेशन वॉज डिस्कवर्ड बाय सर इसाक न्यूटन बाय द एप्पल थ्योरी, वो तो आपको याद ही होगी। अब यहाँ पर देखिए, क्योंकि अर्थ एक अर्थ बनी है यहाँ पर, मान लीजिए इसका एक नॉर्थ पोल है एक साउथ पोल है
तो इसका भी बिल्कुल इसी तरह से कुछ ग्रेविटेशनल फील्ड बनेगा। तो ये जो ग्रेविटेशनल फील्ड जो बनेगा इसका एक रेडियस होगा, और इस रेडियस के अंदर जो चीज़ आएगी उसे अर्थ अपनी तरफ पुल करेगी। और जितने भी ऑर्बिट चल रहे हैं, क्योंकि हर बॉडी का कुछ ना कुछ ग्रेविटेशन फोर्स है, तो जितने भी ऑर्बिट है और जितनी भी चीज़ें एक दूसरे से रिजॉल्व हो रही है, रिवॉल्व हो रही है, वो सब ग्रेविटेशन की वजह से ही हो रहा है। अगर ग्रेविटेशन ना होता तो ये सब इस तरह से नहीं चलता। ये है थ्योरी, क्योंकि साइंस इज़ अ इमेजिनरी स्टडी। हर कुछ यहाँ पर जो है ये सब हाइपोथेटिकल है, सब कुछ सोच है, सब कुछ विजन है। तो हमें वो मान के चलना है जो हमारे साइंटिस्ट ने और जो हमारे पहले जो लोगों ने खोज किए उस हिसाब से। तो उस हिसाब से तो ग्रेविटेशन भाई ये होता है। तो ये बहुत इजीली हमने यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है, उसकी मीनिंग है, डेफिनेशन है। तो सबसे पहले मैं थोड़ा टाइम देता हूँ आपको, इसका एक ना आप स्क्रीनशॉट ले लो और ये नोट्स आप लिखें। अगर ये नोट्स आप लिखेंगे ना तो आपको बड़ा आसान होगा बाद में इसको रिडिफाइन करना। तो इसका एक अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब हमने पढ़ा कि व्हाट इज़ ग्रेविटेशन, उसकी मीनिंग क्या होती है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है। अब देखेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है। व्हाट इज़ ग्रेविटेशनल फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स वो फोर्स है जो ग्रेविटेशन के अंदर वर्क करती है। अगर ग्रेविटेशन इज द टेंडेंसी टू मूव अ बॉडी टुवर्ड द ग्रेविटी, देन द ग्रेविटेशनल फोर्स इज द फोर्स एक्टिंग बिटवीन दीज टू बॉडीज। मतलब उन दो बॉडीज के बीच में जो फोर्स काम कर रही है एट द टाइम ऑफ ग्रेविटी वर्क, दिस फोर्स इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल फोर्स। इजीली अगर आप कहा जाए तो इसका मैंने एक मीनिंग लिखा हुआ है कि फोर्स ऑफ मूवमेंट इन ग्रेविटेशन। फोर्स ऑफ मूवमेंट जो है ग्रेविटेशन के अंदर, उसे क्या कहा जाता है? सिंपली ग्रेविटेशनल फोर्स। और इसकी डेफिनेशन हम बोल सकते हैं कि द ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ फोर्स दैट अट्रैक्ट्स एनी टू ऑब्जेक्ट विद द मास। मतलब कि यूनिवर्स की दो बॉडीज के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जो फोर्स इस्तेमाल होती है, उस फोर्स को कहा जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स। होपफुली समझ में आया होगा। फोर्स का एक फॉर्मूला है लॉजिकली, नॉट फॉर दी ग्रेविटेशनल फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला हम लोगों ने 8th-9th में भी पढ़ा हुआ है। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। लेकिन फॉर ग्रेविटेशन फोर्स, फोर्स का क्या होता है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द मास बिटवीन द टू बॉडीज। मतलब जहां मानते हैं कि दो बॉडीज हैं, ठीक है, एक है m1 और एक है m2। देखिए इस तरह की दो बॉडी है, इसका m1 मास है, इसका मास है m2, और जो इनके ग्रेविटेशनल फोर्स आती है कोर से, तो इनके कोर का जो डिस्टेंस है वो मैं मान लेता हूं क्या है? d है। वो मैं मान लेता हूं d है। तो यहाँ पर क्या फॉर्मूला है कि ये जो फोर्स है ये डायरेक्टली किससे प्रोपोर्शन करती है? इनके मासेस से, इनके मासेस के प्रोडक्ट से। इनके मासेस का प्रोडक्ट जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा फोर्स होगी। और इन्वर्सली होती है इनके स्क्वायर्स, इनके डिस्टेंस के स्क्वायर से। मतलब अगर ये जितने दूर जाते जाएंगे फोर्स जो है वो उतनी, ये डिस्टेंस जितना बढ़ता जाएगा फोर्स उतनी ही कम होती जाएगी। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और अगर ये बड़े होते जाएंगे तो बट ऑब्वियस सी बात है, अगर ये बड़े होंगे तो ये इनका डिस्टेंस जो है वो कम होगा, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर ये बहुत ज़्यादा बड़े होंगे तो फिर फोर्स उतनी ज़्यादा होगी। उनका मास जितना ज़्यादा होगा वो फोर्स उतनी ज़्यादा होगी, और डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा तो फोर्स उतनी, ग्रेविटेशनल फोर्स उतनी कम होगी। देयरफॉर फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। अब यहाँ पर प्रोपोर्शन को हटाने के लिए हमेशा एक कांस्टेंट लगाया जाता है। तो यहाँ पर भी एक कांस्टेंट लगाया गया है जिसे कहा जाता है, ये बिग जी से जिसे डिनोट किया जाता है, और इसे कहते हैं, ये है ग्रेविटेशनल फोर्स का कांस्टेंट। ग्रेविटी का स्मॉल जी होता है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स का कांस्टेंट है। इसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट या यूनिवर्सल कांस्टेंट कहा जाता है। ये कभी भी कम ज़्यादा नहीं होता। यूनिवर्स में कहीं भी इसकी वैल्यू एक ही होती है, और इसकी वैल्यू होती है 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय किलोग्राम स्क्वायर। तो दोस्तों ये था ग्रेविटेशनल फोर्स। सबसे पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
तो दोस्तों अब तक के हमने जाना कि ग्रेविटेशन क्या है। ग्रेविटेशन एक मूवमेंट है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, उस ग्रेविटेशन उस मूवमेंट में जो फोर्स अप्लाई होता है उसे कहा जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स। उसी तरह से एक मूवमेंट है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन का मतलब क्या है, सर्कुलर मूवमेंट, वो मूवमेंट जो गोल गोल हो, जैसे कि सन के अराउंड अर्थ गोल गोल घूमता है, तो इस रेवोल्यूशन को क्या कहा जाता है, सर्कुलर मोशन। इस रेवोल्यूशन को क्या कहा जाता है, सर्कुलर मोशन कहा जाता है। सर्कुलर मोशन इज अ मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। मान लीजिए ये एक सर्कल है, तो ये है उसका सर्कमफेरेंस, जो ये ऑर्बिट है ये एक सर्कल है तो उसका ये सर्कमफेरेंस है, और उसी सर्कमफेरेंस पे हमारा अर्थ गोल गोल घूमता है, जो घूमने के लिए वो 365 दिन और 6 घंटे लेता है, और इसी तरह से एक ईयर कंप्लीट होता है। तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इसके ऊपर जो घूमता है, और रोटेशन अलोंग अ पाथ, मतलब सर्कुलर मोशन इज अ मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, और इजीली आप बोलो रोटेशन अलोंग अ पाथ। एक पाथ का रोटेशन लेने को क्या कहा जाता है, सर्कुलर मोशन कहा जाता है। उसके डेफिनेशन में क्या आएगा कि रोटेशन अलोंग अ पाथ। अब एक इससे एक चीज़ मुझे याद आ गई, एक जनरल नॉलेज की पीछे चीज़ है और साइंस के भी मामले में, कि भाई आपको क्या आप लोग जानते हैं कि लीप ईयर 4 साल में एक बार क्यों आता है? क्या 4 साल में एक बार 366 दिन लगते हैं ज़मीन को चक्कर काटने के लिए? नहीं, ऐसा नहीं होता। एक्चुअली हर साल और हर बार अर्थ को सन का एक चक्कर काटने के लिए, मतलब अपना एक रेवोल्यूशन पूरा करने के लिए 365 डेज 6 आवर लगते हैं। तो इस तरह से 4 साल में वो 6 + 6 + 6 + 6 करके 24 माना जाता है, और फिर उसका एक दिन करके लीप ईयर मनाया जाता है चौथे साल। तो इस तरह से हर 4 साल में 1 फरवरी का जो मंथ आता है उसमें 29 डेज होते हैं। क्योंकि हम उस 6 ईयर को कहीं मैनेज नहीं कर सकते, तो 4 साल में एक दिन बढ़ाकर उसे लीप ईयर की तरह मनाया जाता है। तो ये तो थी जनरल नॉलेज की बात। तो सर्कुलर मोशन क्या है? सर्कुलर मोशन इज अ मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, और आसान शब्दों में रोटेशन अलोंग अ सर्कुलर पाथ। खत्म। अब देखो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है। जैसे कि मैंने पहले ग्रेविटेशन पढ़ाया, फिर ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ाई। ग्रेविटेशन क्या था? एक मूवमेंट था, और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या थी? उस मूवमेंट में काम आने वाली फोर्स। उसी तरह से सर्कुलर मोशन क्या है? एक मूवमेंट है, और उस मूवमेंट में काम आने वाली फोर्स को हम क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। वो कहाँ से आती है? वो सेंटर से आती है। देखो, क्योंकि सेंटर से जुड़ी हुई है, वो ग्रेविटेशन से अर्थ जो है वो अपने सेंटर से और अर्थ के सेंटर से जुड़ी हुई है, इसीलिए वो चलते चलते यूँ निकल नहीं जाती, वो गोल ही घूमती है, अपना ऑर्बिट छोड़ के कहीं और नहीं भागती। अगर ऐसे प्लैनेट भागने लगे तो एक दूसरे से टकरा के ये यूनिवर्स ही खत्म हो जाएगा। तो ये सब डिपेंड ही है किसके ऊपर? ये सब डिपेंड है ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर। और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है? जो उसे जोड़ के रखती है। व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स? फोर्स अप्लाइड फॉर सर्कुलर मोशन। इस मोशन में जो अप्लाई होने वाली फोर्स है उसे क्या कहा जाता है? सेंट्रीपिटल फोर्स। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टुवर्ड द सेंटर। अब क्योंकि वो सेंटर से जुड़ी हुई है तो क्या कहा जाता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टुवर्ड द सेंटर इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। तो अब आपका ग्रेविटेशन हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, उसी तरह सर्कुलर मोशन हो गया और सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया। अब हम जानेंगे कि एक्चुअली ग्रेविटी क्या होती है। उससे पहले एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि एक्चुअल में ग्रेविटी क्या होती है, मतलब वो वाली ग्रेविटी जो इसाक न्यूटन ने सबसे पहले ढूंढी थी। अबाउट द अर्थ ग्रेविटी होती क्या है? तो देखिए, एक आसान सा चीज़ है ग्रेविटी, मतलब मूवमेंट टुवर्ड द अर्थ। कोई भी चीज़ जब अर्थ की तरफ आती है तो उसे क्या कहते हैं हम? ग्रेविटी। वो अर्थ की ग्रेविटी है, वो अर्थ की उस क्वालिटी को हम, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम ग्रेविटी कहते हैं। सेकेंडली डेफिनेशन क्या है इसका? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फ्रॉम सेंटर ऑफ द अर्थ टू द यूनिवर्स इज कॉल्ड ग्रेविटी। और वो फोर्स कहाँ से आ रही है दोस्तों? वो आ रही है सेंटर ऑफ द अर्थ के। अर्थ के सेंटर से बिल्कुल बीचों बीच से, हमको पता नहीं वो कितने किलोमीटर्स अंदर है, लेकिन वहाँ से वो ग्रेविटी आ रही है, और उस ग्रेविटी को हम क्या कहते हैं? ग्रेविटी ऑफ अर्थ।
वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो हमें भी खींच रहा है, हम सरफेस पर है तो भी वो हमें खींच रहा है, इसीलिए हमारे मास के हिसाब से हमारा वेट बना हुआ है। वो जो जितनी फोर्स से वो खींच रहा है वो बढ़ता घटता नहीं, इसीलिए हम ज़मीन पर है, हमारे मास के हिसाब से हमारा वेट बढ़ा हुआ है। उस वेट को हम न्यूट्रल कैसे करते हैं वो हम आगे जाके अगले या इसके बाद वाले वीडियो में देखेंगे, जब हम एस्केप वेलोसिटी पढ़ेंगे। हम ये भी जानेंगे कि आसमान में प्लेन रॉकेट्स कैसे उड़ते हैं, जब हम एस्केप वेलोसिटी पढ़ेंगे। लेकिन बहरहाल डेफिनेशन क्या है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फ्रॉम सेंटर ऑफ द अर्थ टू द यूनिवर्स इज कॉल्ड ग्रेविटी। और ये जो ग्रेविटी है इसके कांस्टेंट को स्मॉल जी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्मॉल जी। इट कैन बी चेंज, ये हमेशा पूरे यूनिवर्स पर कांस्टेंट नहीं रहता, लेकिन जब ये अर्थ के ग्रेविटेशन में आता है, अर्थ की रेंज में आता है, तब इसकी वैल्यू क्या होती है? 9.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये स्मॉल जी का फॉर्मूला है मतलब g इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर। ये बड़ा वाला g कौन सा है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट वाला। ये m मास कौन सा है? ये मास है अर्थ का मास। और ये रेडियस भी कौन सा है? अर्थ का रेडियस। और ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ग्रेविटेशन है, तो याद रखो ये है। और देखिए जैसे मान लो यहाँ पर एक हमने फिगर बनाया है, दिस इज द सेंटर ऑफ द अर्थ। जो चीज़ यहाँ पर है, मान लो जो चीज़ यहाँ पर है उसके लिए तो ये r होगा, लेकिन जो यहाँ पर है तो यहाँ के लिए r प्लस एच होगा। यहाँ के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? g इज इक्वल टू जी एम, और ये r नहीं, r प्लस एच का स्क्वायर, क्योंकि अब ये सरफेस से दूर है हमारे लिए, क्योंकि हम सरफेस पे है तो हमारे लिए सिर्फ r काउंट होगा। लेकिन वो ऑब्जेक्ट जो और ऊंचाई पर है और ऊंचाई से गिर रहा है तो उसके लिए ये h भी कंसिडर होगा और ये r भी कंसिडर होगा। अब हमने या किसी ने पता नहीं कैसे अर्थ का वेट या मास तो जानते नहीं है, और ना ही हम ये जानते हैं कि कोर कितना अंदर है, तो उसे एक कॉन्स्टेंटली तय किया हुआ है, माना हुआ है कि अर्थ का मास है 6 × 10⁻24 और उसका जो वेट, उसका जो ये है रेडियस है वह है 6.4 × 10⁻6। तो ये था दोस्त ग्रेविटी तक। इसके आगे बहुत सारी चीज़ें बाकी है, केपलर्स लॉ बाकी है, एस्केप वेलोसिटी बाकी है, ये वाले जी में और वो वाले जी में क्या डिफरेंस है अकॉर्डिंग टू दी हाइट ऑफ दी, मतलब हाइट पर, सरफेस पर या बिलो दी अर्थ क्या क्या डिफरेंस है। बहुत सारी चीज़ें बाकी है। 1/4 हमने कुछ किया है और समझ लिए 3/4 बाकी है, तो कोई बात नहीं, जल्दी हम वो भी वीडियोस डालेंगे। लेकिन उससे पहले अगर मेरे को रिस्पांस आया इस वीडियो का कि हाँ भाई आप लोग देख रहे हैं, एक का भी रिस्पांस आया कि एक बंदा भी देख रहा है, तो मैं डालूंगा, वरना मैं ये फजूल मेहनत करके नहीं डालने वाला हूँ। फ्रेंड्स प्लीज़ अगर आप पूरा वीडियो देख रहे हो, क्योंकि साइंस इज़ नॉट माई जॉनर, साइंस में पढ़ा रहा हूँ ज़बरदस्ती आपको ताकि आप लोगों का काम आसान हो सके, तो इतना मेरी मेहनत का सिला दीजिए अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हैं और कमेंट में लिखते हैं कि आपको इस पर अगला वीडियो चाहिए, तो ही मैं डालूंगा। वरना 9th के लिए मुझे आए हुए हैं रिक्वेस्ट, 9th के साइंस के लिए, मैं वो कंटिन्यू करूँगा, ये नहीं कराऊंगा देन। ओके, तो प्लीज़ डू लाइक शेयर, वी नीड योर सपोर्ट, वी आर नॉट इंक्रीजिंग बाय आवर सब्सक्राइबर, तो प्लीज़ डू लाइक शेयर, subscribe our channel, and please thank you for watching. This is Noor from the One Man Show.